आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र चले रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एयरपोर्ट पर 10 रुपए की चाय की भी है। क्रिसमस से पहले अंतरिक्ष में भी जश्न मनाया गया। दरअसल नासा ने सेलिब्रेशन का एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स भी नजर आए। ये सभी सेंटा की कैप लगाए क्रिसमस के रंग में रंगे दिखे। इस वीडियो में सुनीता ने बताया कि उन्हें क्रिसमस के बारे में क्या पसंद है। क्रिसमस से एक दिन पहले दिल्ली में भी कई जगह खास आयोजन हुए। इस दौरान एक कार्निवल में स्कूली बच्चे मस्ती करते नजर आए। उन्होंने अपने पसंदीदा गानों पर डांस किया। साथ ही यहाँ सेंटा और मिसेज सेंटा की खास तरीके से एंट्री हुई जिससे सभी के चेहरे खिल उठे। यहाँ छात्रों को गिफ्ट भी बांटे गए। साथ ही एक बड़ा सा केक भी बनाया गया था। नए साल और क्रिसमस के जश्न से ठीक पहले सरकार ने हवाई यात्रियों को एक खास तोहफा दिया। अब एयरपोर्ट पर पानी और चाय 10-10 रुपए में भी मिल सकेगी। दरअसल सरकार ने उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है। हालांकि अभी ये कैफे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया। अब वहाँ एक समोसा 20 रुपए तो एक मिठाई का पीस भी 20 रुपए में मिलेगा। हाल ही में एयरपोर्ट पर महंगे दामों में चाय और पानी मिलने का मुद्दा संसद में उठा था। क्रिसमस से पहले तमिलनाडु के तुलुकुड़ी में केक की बिक्री बढ़ गई। दरअसल वहाँ कई खास शानदार केक बनाए गए हैं। इनमें कुछ सेंटा क्लॉज तो कुछ कार्टून कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ केक मेकअप किट वाली लुक में भी डिजाइन किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी क्रिसमस की रौनक दिख रही है। दरअसल वहाँ कई जगहों पर शानदार लाइटिंग की गई है। इससे पूरा शहर जगमग नजर आ रहा है। इसी सेलिब्रेशन के बीच वहाँ नगर निगम ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इसमें बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की एक खबर महाकाल के दरबार में भक्तों से होने वाली लूट से जुड़ी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लाखों भक्तों से अवैध वसूली की गई। प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर यूपी और गुजरात सहित दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से 1100 से 2000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। इस अवैध वसूली में मंदिर के कर्मचारी, पुरोहित और सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे। ऐसे में जरूरी है कि महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर भक्तों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न हो जाएं। जैसे कि हमको पता है कि भगवान सबके लिए एक समान है, तो हमको पैसे लेके दर्शन करवाना तो उस रूप से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। ये तो चीज गलत है जो पैसे लेके। पहले मैं काफी समय से यहाँ पर आ रहा हूँ, मगर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आराम से दर्शन हो जाते थे। लोगों को कोई पैसे देने की जरूरत, सिक्योरिटी को भी कोई जरूरत नहीं होती थी। बिल्कुल सभी श्रद्धालु लाइन से आते थे। महाकाल दर्शन के गर्भगृह तक के दर्शन होते थे पहले, मगर अब इस टाइम से कोरोना के बाद से काफी धांधलाई बढ़ गई है। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। काफी दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, सेटिंगबाजी करके पैसा लेकर स्पेशल दर्शन करवाते हैं। काफी गलत है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों को खुलेआम लूटा जा रहा है। दर्शन के नाम पर उनसे हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को बिना लाइन में लगे दर्शन कराने के नाम पर 2 से 4 हजार रुपए तक की वसूली की जाती है और इसमें सभी की मिलीभगत रहती है। वहीं इस साल महाकाल के दरबार में भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा भी चढ़ाया है। जानकारी के मुताबिक साल 2024 में अब तक 1 अरब 65 करोड़ से अधिक का दान प्राप्त हुआ है। साल के अंतिम दिनों में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मंदिर समिति की आय में और भी इजाफा होगा।
लेकिन इस बीच महाकाल मंदिर में पैसा लेकर दर्शन कराने का गोरख धंधा भी चल रहा है और श्रद्धालुओं के साथ अवैध वसूली का खेल जमकर चल रहा है। महाकाल मंदिर को अवैध वसूलीबाजों ने कमाई का अड्डा बना रखा है और किसी न किसी तरीके से यहाँ बाहरी श्रद्धालुओं से वसूली चल रही है। कई बार इसकी शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी ये गोरख धंधा लगातार चल रहा है। मंदिर समिति के कर्मचारी और यहाँ से जुड़े कई लोग बेखौफ होकर इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं, यानी पूरा महाकाल मंदिर अवैध वसूलीबाजों का ठिकाना बना हुआ है। महाकाल मंदिर के नाम पर यह विवाद कोई पहली बार नहीं जुड़ा है। इससे पहले भी पूर्व में कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब मंदिर से जुड़े कर्मचारियों ने पैसे लेकर के लोगों को भस्म आरती या फिर वीआईपी दर्शन करवाए हों। ये मामला पूरी तरीके से अवैध था। हालांकि इससे पहले जब ये मामले सामने आए थे तो मंदिर प्रशासन ऐसे कर्मचारियों को निलंबित कर देता था, लेकिन अब जिस तेजी से महाकाल मंदिर में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन इस बार इस मामले को लेकर बेहद ज्यादा सख्त हो गया है। श्रद्धालुओं को बिना लाइन में लगे दर्शन कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली की जाती है और इसमें सभी की मिलीभगत रहती है। यहाँ पैसा वसूलने वाले अलग अलग तरीकों से श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठ रहे हैं। कभी उन्हें अपना यजमान बताते हैं तो कभी रिश्तेदार, और ऐसे ही ये रुपए लेकर दर्शन कराने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि सबको सुगम दर्शन मिले। बाबा सबके हैं, बाबा सबके लिए हैं, तो सबको दर्शन सुगमता से मिलने चाहिए और निःशुल्क मिलने चाहिए। सरकार अगर ऐसे सुविधाएं कर रही है तो उसका लाभ मिलना चाहिए, उसमें बीच में बिचौलिए नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से जो अनधिकृत दर्शन कराने का मामला है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सभी को समान रूप से दर्शन मिलना चाहिए, जिससे क्या रहता है, क्योंकि सब अपने भक्ति के कारण महाकाल महादेव के दर्शन करने आते हैं। तो कोई भगवान के मंदिर में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। तो ये ऑफ कोर्स रॉन्ग है। जो लोग इतनी दूर से आते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं दर्शन के लिए, और आप पैसे देके उनके आगे से दर्शन करवाते हो, ये बहुत रॉन्ग है। महाकाल मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की चाहत होती है कि वो नजदीक से न सिर्फ भगवान के दर्शन करे, बल्कि जल और पूजन सामग्री भी भगवान को अर्पित कर सके। बस इसी की आड़ में महाकाल मंदिर में रुपए ऐंठने और श्रद्धालुओं को ठगने का खेल चलता रहता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर नीरज सिंह ने खुद जब एक ऐसे मामले को देखा तो हैरान रह गए। दरअसल हर दिन की तरह उत्तर प्रदेश से कुछ श्रद्धालु महाकाल का दर्शन करने के लिए आए हुए थे। पहले उन्होंने मंदिर के नियम के मुताबिक महाकाल के दर्शन कर लिए, लेकिन इसी बीच मंदिर के ही कर्मचारी से उनकी मुलाकात हुई। खुद को मंदिर पुरोहित का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति ने 1100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से नंदी हॉल से दर्शन कराने और महाकाल का जलाभिषेक कराने की बात कही। बात बन जाने पर वो व्यक्ति श्रद्धालुओं को लेकर नंदी हॉल में दर्शन करवा ही रहा था कि उसी समय कलेक्टर वहां दर्शन करने और मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे। नंदी हॉल में खड़े श्रद्धालुओं से कलेक्टर ने पूछताछ की कि वे नंदी हॉल तक कैसे पहुंचे। इस पर श्रद्धालुओं ने बताया कि पुरोहित का प्रतिनिधि 1100 रुपए लेकर उन्हें यहाँ दर्शन पूजन के लिए लाया था। दर्शन के जाने वाले थे तो इच्छा जगी बच्चे को मानता था, तो इच्छा जगी कि बच्चे को सेव करा दिया जाए। तो पंडित से पूछा गया कि जल्द से, तो कह रहे हैं हाँ हो जाएगा। ऐसा कैसे कर रहे हैं कि 1100 रुपये पर आदमी, 1100 रुपये पर आदमी। ठीक है, मैं कहाँ पर आना है, कि बार तो आना है, बच्चे के दर्शन भी हो जाएगा। फिर वहाँ सब गए, अंदर गए वहाँ पे, तो इधर सर आगे वहाँ पे नहीं, यहाँ सब कैसे ऐसे ये सब, तो ये सब चीज़ें थी। तो कहीं सब लेके चलो वहाँ थाने पे, सबको लेके चलो, बस यही चीज़ें थी। जल अभिषेक कराने के लिए दर्शन तो हो ही गया, तो दूर से ही दर्शन हो गया था सर। नंदी हॉल ले जाने का बता रहे हैं कलेक्टर साहब के, नंदी हॉल ले जाने का। हाँ, नंदी हॉल पर हम सब थे वहाँ पे, वहीं से अपने जल अभिषेक कराते हैं वहाँ। इस पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। मंदिर पुरोहित अजय शर्मा, पुरोहित प्रतिनिधि राजेश भट्ट, नंदी मंडपम के सुरक्षाकर्मी विकास, संदीप, करण और कन्हैया को सस्पेंड किया गया। वहीं 2 कर्मचारी विनोद चौकसी और राकेश श्रीवास्तव पर महाकाल मंदिर एक्ट की धारा में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मंदिर के सफाई प्रभारी विनोद चौकसी और सभा मंडप प्रभारी राकेश श्रीवास्तव के बैंक खातों की जांच करने पर लाखों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाए गए। ये राशि मंदिर में सेवा के दौरान अवैध रूप से वसूली गई थी। दोनों कर्मचारियों के खिलाफ महाकाल थाने में धारा 318(4) और 316(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
दर्शन के दौरान करीब 10 लोग नंदी हॉल में थे, तो उनसे पूछा गया कि वो लोग कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई एक व्यक्ति है जो उनके साथ खड़ा था, वो उनको लेकर के आया और उनसे 1100 रुपये पर हेड लिए हैं और डिमांड किए हैं। तो उसके पश्चात इसके बारे में पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है इनको सबको थाने भेज दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई, कितने लोगों को इसमें FIR दर्ज कराएंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें देखिए पॉइंट बड़ा क्लियर है, मंदिर प्रबंध समिति का निर्णय है कि जो प्रोटोकॉल दर्शन है वही जो नंदी हॉल तक जा सकते हैं और इसके लिए प्रोटोकॉल ऑफिस भी बना हुआ है। अगर जो कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से जो लोगों को लेकर के जा रहा है तो फिर उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस साल महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति को 1 अरब 65 करोड़ से अधिक का दान प्राप्त हुआ है, जबकि साल खत्म होने में अभी 1 हफ्ते का समय बाकी है। महाकाल के चढ़ावे में जो आय सामने आई है उसमें 4 किलो चांदी और 1300 ग्राम सोना शामिल है। नकद धनराशि की बात करें तो दान पेटियों से करीब 44 करोड़ रुपए, शीघ्र दर्शन से 49 करोड़, अभिषेक पूजन से 5 करोड़ 93 लाख, अन्नदान से करीब 12.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मंदिर समिति की धर्मशाला से 5.5 करोड़, भस्म आरती बुकिंग से 90 लाख, फोटोग्राफी मासिक शुल्क से 7.5 लाख, भांग एवं ध्वजा बुकिंग से 7,92,000, उज्जैन दर्शन बस सेवा से करीब 7 लाख और अन्य मदों से करीब 24 करोड़ रुपए की आय हुई है। वहीं बीते 1 साल में महाकाल मंदिर में करीब 400 किलो चांदी और 1.5 किलो सोना भी दान के रूप में मिला है। ऐसे में साफ है कि महाकाल में दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वाला सिंडिकेट सक्रिय है। ऐसे में जरूरी है कि महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर भक्तों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए फौरन बजाएं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। राहुल गांधी ने सब्जी मंडी का शेयर किया वीडियो। इसीलिए आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के कालकाजी में सब्जी मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां कुछ महिलाओं से बात की। ये वीडियो खुद राहुल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। वहीं राहुल ने महंगाई का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने दावा किया कि लहसुन की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। 100 से कम है 60। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। इस बीच जगह जगह जाम भी लग रहा है, जिसे खुलवाने की कोशिशें जारी हैं। मनाली में अटल टनल के पास से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां भारी बर्फबारी के बीच 2000 से ज्यादा वाहन फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इधर उत्तराखंड के औली में भी बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग जगहों पर जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। लिहाजा पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोग भी इनकी मदद में जुट रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बयान चर्चा में आ गया। दरअसल उन्होंने शिमला कार्निवल का जिक्र करते हुए इस जश्न में ज्यादा झूमने वालों को लेकर ये बयान दिया। सीएम ने कहा कि परिवार के साथ पहुंचे ऐसे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव हो और पुलिस उन्हें हवालात के बजाय होटल तक पहुंचाए। मैंने पुलिस वालों को भी निर्देश दिया है कि जो परिवार के साथ कोई झूमने वाला आ जाते हैं, उन्हें बड़े प्यार से उनके होटल तक छोड़ना है। भारत ने एक अच्छी पहल करते हुए बांग्लादेश के 12 मछुआरों को रिहा कर दिया। इनकी रिहाई पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर जेल से हुई। अब जल्द ही इन्हें बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा। इन सभी को 3 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। ये भारतीय जल सीमा में घुस आए थे। वैसे बांग्लादेश की जेल में अभी 95 भारतीय मछुआरे बंद हैं, जिनको भारत लाए जाने की कोशिश जारी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चोरी का अनोखा मामला देखने को मिला। दरअसल यहाँ चोर 20 पौधे चोरी कर ले गए, जिनकी कीमत 4 लाख रुपए के करीब है। इन्हें आंध्र प्रदेश से मंगवाया गया था। इतना ही नहीं, चोर सेक्टर 36 से कुछ मूर्तियां भी उड़ा ले गए। इसकी शिकायत थाना सेक्टर 39 में की गई है। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध भी कैमरे में कैद हुए हैं। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अंबेडकर की सियासी विरासत को लेकर ऐसी जंग मची है कि सारे राजनीतिक दल उन्हें अपना बताने से नहीं चूक रहे। कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया, तो बीजेपी भी कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बताने से पीछे नहीं हट रही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान का सच्चा रखवाला बताया।
और कांग्रेस के अंबेडकर विरोधी होने का आरोप भी लगाया। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने आज दिल्ली में एक यात्रा निकाली और बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक सबको अंबेडकर की नीतियों का विरोधी ठहरा दिया। स्मारक कब बने? आपके मेरे संसद में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने आज एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। सालों बाद बीएसपी भी सड़क पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। दिल्ली और लखनऊ में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अंबेडकर विरोधी हैं। कांग्रेस का विरोध ढोंग है और कांग्रेस नेताओं का ये सियासी फैशन शो चल रहा है। पलटवार कांग्रेस ने भी किया, कहा कि बीएसपी और बीजेपी की विचारधारा में खास अंतर नहीं रह गया है। गृह मंत्री जी ने संसद में बाबा साहब जी के लिए जो टिप्पणी करी, उससे करोड़ों हमारे समाज के करोड़ों लोगों को, हमारी बहुजन समाज पार्टी को, हमारे समाज के लोगों को जो ठेस पहुंची है, उसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट निकाली है। और ये जो गलत बात कही है, अब वो तो सब रिकॉर्डेड है, वीडियो पे रिकॉर्डेड है, ये संसद में लाइव कहा गया था, तो इसमें तो वो आप जितनी भी सफाई देना चाहें, बट जो गलत है सो गलत है। अब तो बड़ी पार्टियां भी शामिल हो गई इसमें, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो। अब दोनों ही नीली साड़ी और टी शर्ट पहन के फैशन स्टेटमेंट देने लगे हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमते थे, उसके एवज में हमारे समाज को गुमराह किया, अब फैशन स्टेटमेंट दे के हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी मुद्दा न बनाई होती तो बीएसपी भी चुप रहती। 2 दिन तक चुप रही बीएसपी। आफ्टर थॉट है, जब देखा कि वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए किया है। इसलिए कोई नैतिक अधिकार नहीं है मायावती को कि बीजेपी को घेर सके। इसलिए कि 2022 के चुनाव में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भले जीत जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं जीत जाना चाहिए। उस विचारधारा वाले लोगों ने अपमान किया, उस विचारधारा के साथ मायावती हैं। जवाब बीजेपी भी दे रही है। आज लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात की और कांग्रेस पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। जिस पार्टी के ने शुरुआत में ही संविधान को मना कर दिया कि ये देश का संविधान नहीं हो सकता है, जिस पार्टी ने जिस दिन संविधान बना उसको एक दिन तरह से काली दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन इनके तो पुरखिया पूर्वज थे, जिनके लोग रोज चाहते हैं कि हमारा संविधान बदल जाए और संविधान की जगह मनुस्मृति संविधान बन जाए। वो संविधान की कस्में कैसे खा सकता है? इस वोट यज्ञ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयानों की आहुति दी, अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाया और बीजेपी से माफी की मांग की। रक्षा कवच का काम करता है संविधान, हमारे लिए, आपके लिए। याद रखो यार, संविधान रक्षा करता है, हमें आपको कौन ही बताया और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो बीजेपी के लोग केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अम्बेडकर विरोधी, अम्बेडकर को क्या पता है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी ने क्या अम्बेडकर के नाम पर किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर का अपमान किया है।
अंबेडकर को अगर सम्मान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उनको भारत रत्न की उपाधि किसने दी? दिया क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी? बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर इन दिनों गजब की सियासी होड़ लगी है। मुद्दा दलित वोट बैंक का है। कोई इसमें पीछे नहीं छूटना चाहता। बहुजन समाज पार्टी को यूपी की सियासत में वापसी का एक मौका दिख रहा है। बीजेपी को डर है कि दलित वोट बैंक खिसकने ना लगे। विपक्ष को लग रहा है कि इसके जरिए वो सरकार की जड़ें हिला सकते हैं। कुल मिलाकर सभी अपनी अपनी साधने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 67 अंक लुढ़ककर 78,473 पर आ गया। वहीं निफ्टी भी 26 अंक फसला, ये 23,728 पर बंद हुआ। बैंक, आईटी और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। मंगलवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई। सोना 100 रुपए नीचे आया। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने के दाम घटकर 78,600 रुपए हो गए। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी रही। चांदी की कीमत 500 रुपए उछली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 90,500 रुपए पर पहुंच गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 9 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 20 पैसे हो गई। पीएम मोदी ने आज जाने माने अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी बजट को लेकर उनसे चर्चा की और उनके सुझाव और विचार जाने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई मोटरसाइकिल SP160 को लॉन्च कर दिया। युवाओं के लिए खासतौर से डिजाइन इस बाइक की शुरुआती कीमत करीब 1,22,000 रुपए है। कंपनी ने इसे सिंगल डिस्क और डबल डिस्क 2 वेरिएंट्स में बाजार में उतारा है। साथ ही कंपनी ने इसमें 4 कलर ऑप्शन दिए हैं। अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी यूपी PSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा की। रविवार 22 दिसंबर को यूपी PSC प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले कुल अभ्यर्थियों में से आधे से भी कम 42% उम्मीदवार ही शामिल हुए। परीक्षा के लिए 5,76,154 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन उनमें से 2,41,212 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। हालांकि परीक्षा पेपर लीक जैसी बिना किसी गड़बड़ी के शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन प्रश्न पत्र में पूछे गए कुछ सवालों ने उम्मीदवारों का सिर चकरा दिया। यूपी PSC प्रीलिम्स परीक्षा के जनरल स्टडीज के पेपर में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिसे देखकर उम्मीदवार हैरान रह गए। पेपर में लोकसभा चुनाव, ओलंपिक, महाकुंभ की तैयारी को लेकर नहीं, बल्कि साइकिल ट्यूब में पंचर को ठीक करने का सही क्रम पूछा गया। मल्टीपल चॉइस वाले सवाल के लिए 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें एक विकल्प था सामग्री के सूखने तक प्रतीक्षा करें। दूसरा विकल्प टायर और ट्यूब को निकालें और जांच करने के लिए पानी में डुबोएं। तीसरा विकल्प टायर और ट्यूब को ठीक करें। और चौथा विकल्प उस जगह को चिन्हित करें और पंचर ठीक करने वाली सामग्री लगाएं। उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया के सही क्रम को चुनने को कहा गया था। इस सवाल पर सोशल मीडिया में एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि यूपी लोक सेवा आयोग ये जानना चाहता है कि भावी DSP या SDM पंचर लगाना जानते हैं कि नहीं। यही नहीं, परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने बताया कि पेपर में कथन कारण के प्रश्नों की भरमार रही। घुमावदार प्रश्नों में उम्मीदवार उलझ कर रह गए और इस चक्कर में कई प्रश्न छूट गए। उम्मीदवारों ने इस साल यूपी PSC प्रीलिम्स का अब तक का सबसे कठिन पेपर इसे बताया। हालांकि उम्मीदवारों ने बताया कि CSAT का पेपर आसान रहा। परीक्षा को लेकर हमने कुछ उम्मीदवारों से बात की और उनकी राय जानी। आपने देखा होगा PSC की परीक्षा संपन्न हुई हाल ही में, लेकिन कई सवाल आए, लेकिन कई सवालों को लेकर सवाल भी खड़े हुए। कौन से आपने देखा होगा, सुना भी होगा? हाँ सर, कुछ सवाल GS के भी सवाल काफी कठिन थे, जिसमें करंट अफेयर के सवाल काफी कठिन किए गए। तो ये उम्मीद से थोड़ा परे पेपर था। पिछले वर्षों के पेपरों से तुलना की जाए तो इस वर्ष का पेपर थोड़ा काफी अलग था सबसे। जी। अच्छा, एक सवाल बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे
उस पर खासकर नंबर था और कहा गया कि साइकिल पंक्चर कैसे बनाए और 4 ऑप्शन दिए गए। तो इस तरह के सवाल आपने कभी सुने थे? जो नहीं, देखिए सिचुएशन बेस्ड सवाल इसके पहले भी पूछे जाते थे, लेकिन मेरे समझ से अगर पंचर बनाने की जगह कोई और सवाल, इसके पीछे क्या लॉजिक था ये मुझे नहीं पता पूछने का, लेकिन इसकी जगह पे सिचुएशन बेस्ड सवाल, परिस्थिति से संबंधित और भी सवाल पूछे जा सकते थे। तो मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे क्वेश्चन ना ही बने तो अच्छा है, मतलब अच्छा वाला क्वेश्चन बने कि जिससे अच्छा लगे करने में भी। और पहले से कठिन ज्यादा पेपर रहा, मैं तो दी नहीं हूँ लेकिन पेपर देखी हूँ। अच्छा, हंसी भी आ रही थी सवाल? हाँ, हंसी तो आ ही रही थी। मतलब क्या मजाक था? हाँ, ऐसा क्वेश्चन मजाक तौर पे ही लग रहा था, लग ही नहीं रहा था। मतलब यही एक क्वेश्चन था, बाकी तो क्वेश्चन अच्छा कठिन था ज्यादा। ये तो आज का 12th में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो पीसीएस में आ रहे हैं। पीसीएस का एक अलग स्टैंडर्ड है, और ऐसे क्वेश्चन हो, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन हो चलते हैं, बट ऐसे क्वेश्चनों में अगर ऐसा रखेगा सीधा सीधा तो फिर तो गलत है। अब इससे बच्चों में काफी उदासगी आई है। जी, मुझे तो काफी लॉजिकल लगा। मैंने देखा कि ऐसे सवाल पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, तो आयोग को थोड़ा मर्यादा अपनी बरकरार रखनी चाहिए। जिस हिसाब की प्रश्न आयोग पूछता रहा है, ये प्रश्न मुझे उस लेवल का नहीं लगा, काफी इलॉजिकल, और एक हिसाब से बोले तो काफी हंसी आई। कई बच्चों को बहुत अजीब लगा ये क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न पीसीएस में आएंगे तो बताइए बच्चे क्या करेंगे? बच्चे एक लेवल सोच के जा रहे हैं कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अब आप ये पूछ रहे हैं कि पंचर कैसे बनाएं, ये कैसे सवाल है? मुझे तो मेरे विचार देखे तो काफी इलॉजिकल लगा। इस समय ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं ये इलॉजिकल सवाल है। अगर इनका सही स्टैंडर्ड रखा जाए तो सही है। जैसे आईएएस की परीक्षा करवाई जाती है उस हिसाब से देखा जाए। ये आम आदमी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो इलॉजिकल है। गुरुग्राम पुलिस के निर्देश के बाद गूगल ने हटाई कई फर्जी ऐप। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने गूगल पर आने वाले विज्ञापन को लेकर अलर्ट जारी किया। साथ ही साइबर क्राइम यूनिट ने गूगल को भी नोटिस भेजा और ऐसी आधा दर्जन स्पॉन्सर एड एप्लीकेशंस को लेकर कार्रवाई को कहा। पुलिस के मुताबिक इन विज्ञापनों में दिखाए गए नंबरों का इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए किया जा रहा था। हालांकि पुलिस के नोटिस के बाद गूगल ने इन ऐप को हटा दिया, लेकिन अब भी खतरा बना हुआ है। लिहाजा साइबर क्राइम के एसीपी प्रियांशु दीवान ने कहा कि आम लोग भी सतर्क रहें और ऐसी किसी भी जानकारी की सूचना पुलिस को दें। Cyber criminals they pick such topics which are in trend as of now और उसके रिगार्डिंग फिशिंग वेबसाइट स्पॉन्सर्ड एड्स बना के लोगों को बहुत भारी मात्रा में ठगी करते हैं। 3 बेसिक क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 आपका जो स्पॉन्सर्ड एड्स होगी, नंबर 2 आपके गूगल प्ले स्टोर पे जो भी ऐसे सस्पिशियस जो एप्लीकेशंस है वो हो गए, और कुछ फिशिंग वेबसाइट्स हैं विच अगेन थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल के सर्च रिजल्ट्स में टॉप पे रिफ्लेक्ट करते हैं। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले को लेकर यूपी पुलिस ने डिजिटल तौर पर भी कमर कस ली। दरअसल उसकी सोशल मीडिया पर भी नजर है ताकि श्रद्धालुओं से कोई ठगी न हो या वो किसी जालसाजी में न फंसे। पुलिस के मुताबिक उसने कुंभ के लिए डिजिटल वॉरियर टीम में स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भी जोड़ा है। इसके अलावा डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि महाकुंभ में साइबर क्राइम से निपटने को लेकर राज्य और केंद्र की सभी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पर खास ध्यान दिया जाएगा। अब आपको अंटार्कटिका के दूर दराज के पर्वत में भी अच्छी इंटरनेट सेवा मिलेगी। ये दावा अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक के प्रमुख इलॉन मस्क ने किया। स्टारलिंक कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा मुहैया करवाती है। वैसे अंटार्कटिका में इंटरनेट सेवा है, लेकिन वो कुछ ही इलाकों तक सीमित है और इंटरनेट सेवा भी धीमी है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बाद लद्दाख के द्रास में आयोजित विंटर कार्निवल की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें आइस हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये विंटर कार्निवल 28 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान विंटर स्पोर्ट्स के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। लद्दाख का द्रास सफेदी के रंग में समाया है।
पहाड़ों पर बिछी सफेद बर्फ ने सब कुछ सफेद कर दिया है और सफेदी के इस रंग में इन दिनों आइस हॉकी का रंग भी जम चुका है। वापस पास कर दिया अपने दूसरे प्लेयर को। द्रास में मोस्ट अवेटेड विंटर कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है, यानी उस इवेंट की शुरुआत हो चुकी है जिसका खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और सेना की मौजूदगी में विंटर स्पोर्ट्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई। कार्निवल के पहले दिन आइस हॉकी का आयोजन किया गया। इस हॉकी के लिए खास तौर पर जमी हुई बर्फ की रिंक तैयार की गई। -11 डिग्री तापमान में भी खिलाड़ियों के हौसले बुलंदियों को छू रहे थे। भीषण ठंड में भी खिलाड़ियों का जोश हाई दिख रहा था। कश्मीर से दूर अगर हम लद्दाख रीजन की बात करें, लद्दाख क्षेत्र की, वहां पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसी बीच द्रास जो कि दूसरी सबसे ठंडी जगह दुनिया की है, वहां पर विंटर कार्निवल की शुरुआत सोमवार से हुई जो 28 दिसंबर तक चलेगा। और कहीं न कहीं ये ठंड इस विंटर कार्निवल के लिए, आइस हॉकी के लिए और आइस स्केटिंग के लिए, युवाओं के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी कहीं पर एक बहुत बड़ा अवसर बन रहा है। आइस हॉकी के साथ ही पहले दिन तीरंदाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 28 दिसंबर तक यहाँ विंटर स्पोर्ट्स का मेला लगा रहेगा। इस दौरान आइस स्केटिंग का भी रंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक संगोष्ठी, मार्शल आर्ट, खुकरी डांस का भी आयोजन देखने को मिलेगा। हर साल सर्दी में भारतीय सेना विंटर कार्निवल का आयोजन करती है। इस तरह के खेलों के आयोजन से न सिर्फ युवा प्रतिभाओं को निखर कर सामने आने का मौका मिलता है, द्रास घाटी की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलता है, बल्कि पर्यटन के विकास में भी विंटर कार्निवल से काफी बढ़ावा मिलता है। अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।